हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। मैं हर बार बच्चों को बताती हूं कि इग्नू में किसी भी कोर्स में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, जब जनवरी में एडमिशन होते हैं तो बता दूँ 1 साल का कोर्स होता है, दिसंबर तक सारी चीज़ें हो जाती हैं। दिसंबर में एग्जाम और एग्जाम के पहले एग्जाम फॉर्म और एग्जाम फॉर्म के पहले असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की फाइल जमा होती है। ठीक है, जब जुलाई में एडमिशन लेते हो तो जून, अगले साल के जून में तक एग्जाम हो जाते हैं। उसके पहले एग्जाम फॉर्म के पहले आपके असाइनमेंट प्रोजेक्ट की फाइल। डाउट क्लियर? अब हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारी 4th क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक नंबर 4। हमने डीईसी 1 का ब्लॉक नंबर 1, 2, 3 पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 4। इसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूँ, आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट सारी चीज़ें पढ़ के हो जाएं। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं है, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको आपके एमसीक्यूज पढ़ाऊंगी। थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपके एमसीक्यू क्लियर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, वो बच्चे जिन्होंने एडमिशन्स लिया है इग्नू में और वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना बहुत कन्वीनियंटली कम से कम चार्जेस में असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और अपने एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह से कंप्लीट करना चाहते हैं, मिनिमम चार्जेस में कॉम्बो अवेलेबल है। दिए हुए ये व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें। मैसेज करके आप डिटेल्स प्राप्त करके हमसे जुड़ के अपना ये कोर्स स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं। जो बच्चे कॉम्बो लेते हैं मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड रखती हूँ, टाइम टाइम पे गाइड करती हूँ, ताकि उनको सारी जानकारियाँ एक ही जगह से मिलती रहे। तो बैक टू द पॉइंट, हम चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, जो ब्लॉक है हमारा डीईसी 1 का, हमने 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम 3 ब्लॉक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 14, और जिसमें हमने यूनिट्स बता दूं आपको कि यूनिट भी हमने 16 पढ़ लिए हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं इसमें। तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर, देखते हैं क्या है, 17 होगी शायद जी, 17 यूनिट नंबर 17 है आपकी। ठीक है, यूनिट नंबर 17 क्या कहती है भाई? इसमें हम पढ़ते हैं शारीरिक शक्ति और मोटर समन्वय विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपिंग फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं शरीर के बारे में बच्चे के। ठीक है, अब हम किन बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र है 3 साल से 0 से लेके 3, 4, 5, 6 यहाँ तक के बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम एज वाइज बच्चों के बारे में पढ़ते रहते हैं। यहाँ हम 6 साल तक के बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊंचाई की अगर हम बात करें और वजन की हम बात करें तो बच्चों की हाइट लगातार धीरे धीरे बढ़ते रहती। थोड़ा वेरिएशन होता है गर्ल्स और बॉयज़ की हाइट में। लड़कियों की हाइट ऐसा माना जाता है कि इस एज में थोड़ी फास्ट बढ़ती है, लड़कों की थोड़ी स्लो बढ़ती है, बट ये जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली वेरिएट हो सकता है। ये सारे चार्ट आपको हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में और किसी भी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हाइट बढ़ती है बच्चों की, वजन बढ़ता है। इस दौरान बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हड्डी मजबूत होने से के लिए बच्चों को क्या देना होता है? हमने पिछले पढ़े यूनिट पे कि हमें कैल्शियम ज़्यादा देना है, मिनरल्स देना है। ठीक है, इसके कारण बच्चों के जो एक्टिविटीज़ है बढ़ने लगती है ना, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स बढ़ने लगती है। ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसको हम बोलते हैं स्थूल स्थूल जो आपके क्रियात्मक एक्टिविटी है उसमें, जिसमें हम बड़े बड़े अंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दांतों का विकास होने लगता है, स्पेशली जो प्रथम दांत होते हैं वो आ जाते हैं और स्थायी दांत भी आने लगते हैं। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ लिखा हुआ है इसमें, परमानेंट टीथ वो आने लगते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी बोलते हैं और पक्के होने वाले दांत भी बोलते हैं। दूध के दांत आते भी हैं और कुछ बच्चों के 4 से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ही गिरते हैं जनरली, तो वो दांत भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे कि बेबी टीथ फॉलिंग आउट अभी नहीं होता, लगभग जितना मुझे पता है कि 6 साल की आयु के बाद ही बच्चों के मिल्क टीथ फिर गिरने लगते हैं, परमानेंट टीथ आने लगते हैं। ठीक है, शरीर का अनुपात, बड़ा सिर होता है, अंग थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है संतुलित होने लगती है पूरी बॉडी, बैलेंस्ड होने लगती है। जितना बॉडी का ऊपर का धड़ का हिस्सा है उतना बॉटम का हिस्सा, टॉप का हिस्सा और बॉटम का हिस्सा बराबर अनुपात, जिसको हम प्रॉपर रेशो बोलते हैं, उसमें आने लगता है। ठीक है, इसके बाद है आपके जो इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे 17 नंबर की जो आपकी यूनिट है, इसी में है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, मैंने पहले बताया ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसको हम बोलते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल और जिसको बोलते हैं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। इसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स में हम अपने शरीर के, यानी बच्चा अपने शरीर के बड़े बड़े अंगों का उपयोग करता है,
जिसमें दौड़ना सीखता है, जंपिंग करता है, डेवलपिंग लेग स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, पूरे बॉडी का संतुलन सीख जाता है बच्चा। जंप करना, दौड़ना, बच्चा दौड़ रहा है, इसका मतलब कि बच्चे की बॉडी में पूरा संतुलन आ गया है। थ्रोइंग और कैचिंग, बच्चा फेंकना और कैच करना सीख रहा है, हाथों का उपयोग कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो इसका मतलब है इनहेंसिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जब बच्चा बॉल को फेंकता है और कैच करता है तो सिर्फ हाथ का काम नहीं होता, आंखों का भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बच्चा सीख रहा है। जब क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो इंप्रूविंग डायनेमिक बैलेंस एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बच्चा सीखने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट में देखते हैं। फाइन मोटर स्किल्स बच्चे की डेवलप हो जाती हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बच्चा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना सीख रहा है। उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा है मतलब कि वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, चित्रकारी, घसीटना, डेवलपिंग फाइन कंट्रोल एंड क्रिएटिंग एक्सप्रेशंस, अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर पा रहा है उंगलियों के माध्यम से। बटनिंग एंड जिपिंग, बटन लगाना सीख रहा है, चैन लगाना सीख रहा है, क्योंकि इसमें भी उंगलियों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फाइन फाइन मोटर्स है ना ये, मतलब यहाँ भी हमारे मोटर्स हैं, एक्टिविटी हमारी यहाँ भी हो रही, पर ये बारीक बारीक चीज़ों को करने के लिए कैंची का उपयोग करना, पेंसिल, ग्राफ, ये सब चीज़ें करना, जिसमें लिखा है रिफाइनिंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जब बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कलर कर रहा है, तो उसके हाथों का इस्तेमाल तो हो रहा है, आंखों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है बच्चे का, ठीक है, आंखों का और हाथों का, ठीक है। इसके बाद है सालापूर्व बच्चों के शारीरिक और गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि सबसे मेन कारण होता है जेनेटिक हेरिडिटी, जिसको हम बोलते हैं अनुवांशिकता और विरासत। पेरेंट्स से हमें क्या क्या कैरेक्टर्स मिले हैं ये डिपेंड करेंगे कि बच्चा कितना एक्टिव है, कितना स्लो है, क्योंकि कैरेक्टर सारे हमारे मैक्सिमम हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं। लेकिन कुछ कैरेक्टर जो है इन्वायरमेंटल भी होते हैं, क्योंकि हम किस परिवेश में रह रहे हैं, ठीक है। देखना जनरली जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है वहाँ के बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि स्वेटर पहनने की टेंशन नहीं है, ठंड की टेंशन नहीं है, गर्मी की टेंशन नहीं है ना, बच्चा लगातार खेल रहा कूद रहा है। पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वेरिएशन आता है, ठीक है। जैसे लेकर घर के बाहर का माहौल, खेलने के अवसर, सुरक्षा, ये सब चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट। दूसरी बात, अब नेक्स्ट है पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन कैसे, अगर किसी बच्चे को पूरा पोषण आहार मिल रहा है, वो स्वस्थ है, तो सही तरीके से खेलेगा, उसके ब्रेन का विकास, उसके मांसपेशियों का विकास प्रॉपर होगा, ठीक है। अगर उसका शरीर सही है, बीमारी उसको कोई भी नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके पेट में दर्द है, जिसके पैर में दर्द है, जिसके हाथ में दर्द है, तो क्या वो शरीर सही से खेल पाएगा, क्या वो एक्टिव होगा? नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे के जो शारीरिक और गत्यात्मक विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर आपकी यूनिट नंबर 18। ये कहता है बाल विकास सालापूर्व वर्षों के दौरान। सालापूर्व मतलब 6 साल तक के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, 6 साल से ऊपर नहीं। तो उसमें क्या क्या विकास हो रहा है बच्चों का, ये हम अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं, पर स्टेप बाय स्टेप और चीजें हम इसमें इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। पता है ना किसकी स्टेज है ये प्री ऑपरेशनल, जो जीन पियाजे जी ने दिए थे उनकी। अब हम सेकंड वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण, ठीक है, जिसको हम स्टेप बोलते हैं या स्थिरता या स्टेज बोलते हैं, ठीक। इसमें सिंबॉलिक फंक्शन बच्चे के शरीर में आने लगता है, प्रतीकात्मक कार्य, जिसमें लिखा हुआ है डेवलप्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मानसिक निरूपण विकास करना, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्ले कर रहे हैं, पेरेंट प्ले, जैसे स्वयं रचना कर रहे हैं, खुद चीजों को बना रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, मिट्टी से कुछ बना रहे हैं, ब्लॉक से कुछ बना रहे हैं, तो सिंबलाइज करके वो चीज़ों को बना पा रहे हैं, किसी चीज़ को देख के उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर है इसमें बच्चा आत्म केंद्रित हो रहा है, इको सेंटर, कि मैं ये कर सकता हूँ, खुद के बारे में सोचने लगता है। डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम अदर्स प्रोस्पेक्टिव, दूसरों के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देख रहा, वो खुद को सोच रहा है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, अच्छा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो इस चीज़ को करने की कोशिश भी करता है। तो दूसरे के दृष्टिकोण से देखने में उसको कठिनाई हो रही है, वो खुद कुछ अलग ही देख रहा है। अगर मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा देखो इस मिट्टी को, देखो ये मिट्टी से मैं आज घर बनाना चाहती हूँ, पर वो देख रहा है कि अच्छा ये मिट्टी से मैं गेंद भी बना सकता हूँ, अच्छा ये मिट्टी से मैं कुछ और भी बना सकता हूँ, तो उसकी कल्पना शक्ति अलग होगी, मेरी अलग होगी, ऐसा, ठीक है। एनिज्म, प्राणवाद, बिहेविंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक हैव फीलिंग, निर्जीव जीवों में भी वो सजीवता ढूंढने लगते हैं। देखा है ना आपने, खेलते खेलते बोलते हैं अरे ये जो है ना, मान लो टॉय है डॉग का,
उसको वो सजीव की तरह बिहेव करते हैं। कोई डॉल है, वो तो निर्जीव है लेकिन उसको सजीव की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस एज में ये चीज़ें बच्चों के अंदर आने लगती है। शैक्षणिक निहिरता जिसको बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है, इसमें है सहकारी खेल को बढ़ावा देना, साथ साथ में खेलना सीखते हैं बच्चे, कंक्रीट सामग्रियों का उपयोग करना, ठीक है, और कहानी सुनने को में प्रोत्साहित होते हैं बच्चे, सुनना उन्हें पसंद होता है। अरे क्या हो रहा है, तो देखा होगा ना जनरली बच्चे चाचा चौधरी की कहानियाँ, टीवी में सारे कार्टून आते हैं जिसमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बच्चे सुनते हैं क्योंकि कल्पना शक्ति बच्चों की बढ़ने लगती है, ठीक है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। और क्या कहते हैं भाई इसमें, ये प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है इसकी, केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं बच्चे, है ना, फोकसिंग ऑन वन, किसी एक पे फोकस कर रहे हैं कैरेक्टर्स पे, ठीक है। फिर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल, उसके ब्रेन का विकास हो रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको। लेक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगा पा रहे हैं, वो लॉजिक नहीं लगा पा रहे। जैसे हमने कहा कि भाई ये कंप्यूटर है, इससे आप प्रश्न पूछते हो वो उत्तर देता है, पर वो लॉजिक नहीं लगा पा रहे कि जब कंप्यूटर से काम कैसे करता होगा, वो नहीं सोच रहे। उनको तो लग रहा है कि अच्छा ये सजीव ही होगा, जैसे इंसान जवाब देते हैं वैसे कंप्यूटर जवाब दे रहा है। अभी वो लॉजिक नहीं लगा रहे हैं कि भाई इसके पीछे कोई साइंस है, इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो इतना नहीं सोच पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ये थी भैया आपकी क्या पियाजे जी की पूर्व संक्रियात्मक चरण, जिसमें हम 3 से 6 साल तक के बच्चों के बारे में, देखो यहाँ 3 से 6 साल लिखा, जबकि है को कितना, इसके पहले हमने देखे 2 से 6 साल। तो ऐसा है, आप अलग अलग जगह ना अलग अलग देख पाओगे, पर हम 2 से 6 साल, कहीं 2 से 7 साल लिखा होता है, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, बट आपको मानना है कि प्री स्कूलिंग टाइम है ये, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद है देखो प्री स्कूल वर्ष के दौरान बाल विकास, आ गया आपका ब्लॉक नंबर 4 है, और आप यूनिट नंबर हम पढ़ेंगे 19। इसमें हम पढ़ते हैं भाषा के कौशल को बढ़ावा देना। भाषा कौशल को बढ़ावा, उसकी प्रमुख रणनीतियाँ क्या होना चाहिए कि बच्चे के लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पहले हमें कहानियाँ सुनाना है बच्चों को, अच्छी अच्छी कहानियाँ ढेर सारी जिसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग हो, ठीक है। चित्र पढ़ाना है, फिर चर्चा करना है बच्चों से, उनसे पूछना है, ठीक है, कि भाई तुम बताओ कि तुमको हमने कहानी सुनाई तो तुमने क्या सुना, वो अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस करेंगे। शब्दों का ज्ञान देना है उनको, सेंटेंस बनाना सिखाना है, छोटी छोटी चीजें सिखाना है, चित्र दिखाना, चित्र दिखा के बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाना है उनको, खुद आपस में बात करने देना है बच्चों को, है ना। शेयरिंग स्टोरीज, स्टोरी शेयर करेंगे बच्चे तो बात करेंगे। लिखने की गतिविधि, देखा होगा स्कूल्स में स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं बच्चों को, या स्टोरी राइटिंग तो थोड़ी हायर लेवल हो गया, सेंटेंस लिखना सिखाते हैं कि पुस्तक के ऊपर 5 लाइन लिखो, अपने ऊपर 5 लाइन लिखो, पापा के ऊपर 5 लाइन लिखो, ऐसी चीजें, गाय के ऊपर 5 लाइन लिखो। तो ये स्टेप है, एक छोटी सी स्टेप है, एक छोटी सी क्रिया है बच्चों के लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने की, किसमें, इस कम उम्र में, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हमने यहाँ चित्र के माध्यम से आपको बताया है, ठीक। फिर यहाँ छोटी छोटी सी यूनिट्स है, बहुत शॉर्टली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा उदाहरण दिए हुए हैं, फिर कुछ 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 चीज़ दी हुई जो बच्चों को समझ में ही आ रहा, मैंने उसको पूरा पढ़ के स्टडी करके समराइज करके आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यूनिट है यहाँ पे 20, ये कहती है चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल, जो आपका ब्लॉक नंबर 4 है, पर इसमें आपको यूनिट नंबर 20 कहती है सोशलाइजेशन एंड चाइल्ड रियरिंग, सामाजिकरण और बच्चे का पालन पोषण कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है डायग्रामेटिकली कि ऑथराइजेटिव बैलेंस, आधिकारिक संतुलन होना चाहिए, जिसमें थोड़ा डिसिप्लिन में रखना है, थोड़ा वार्मिंग में, प्रेम तो करना है बच्चों को पर अनुशासन में भी रखना है। स्पष्ट नियम, अपेक्षाएं, आप बच्चों को कुछ छोटे छोटे नियम बताओ, उनसे अपेक्षाएं रखो कि आप ऐसा करोगे तो हम आपको ये देंगे, है ना, करते हैं ना हम घर, तो बच्चा डिसिप्लिन में रहने लगता है। जैसे कि आज अगर बेटा तुमने अपनी सारी बुक सही जमा के रखी, अपना सामान अपनी जगह रखा, तो आज आपको शाम को मम्मी आलू के पराठे बना के खिलाएगी। तो ये बच्चों को डिसिप्लिन में रहने का छोटा सा तरीका है। ऐसे हम कुछ कुछ अलग अलग कल्पनाएं कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें प्लान कर सकते हो। स्ट्रिक्ट, है ना, सत्तावादी सख्त, कभी कभी सत्तावादी सख्तता यानी कि स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, बट हमेशा नहीं। कभी कभी बच्चों को दिमाग में असर पड़ता है, तो आप स्ट्रिक्ट तो रहिए पर उसमें स्नेह को भी जोड़ के रखिए, ताकि बच्चा क्या हो, आज्ञाकारी तो बने। छोटे छोटे दंड दे सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे बोल दिए कि अगर आज हमने आपसे प्लान किया था कि अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, अपने सारा सामान जमाते हो, तो मैं आपको पार्क लेके जाऊंगा। अगर बच्चे ने वैसा नहीं किया तो आप पार्क लेके मत जाइए। ये छोटे छोटे तरीके हैं दंड देने के, मारना पीटना सोल्यूशन नहीं है, बट नेचुरल प्रोसेस, माँ की थप्पड़ के बिना तो ज्ञान मिलता नहीं है, वैसी कहानी है, सच है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि अनुमतिपूर्ण
कृपालु, मतलब जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कैसे आपको हर काम अपने पेरेंट्स से पूछ के लेना है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहने के लिए थोड़ा प्यार सिखाते हैं कि आपको कोई भी कार्य मम्मी से पूछे बिना नहीं करना है। अगर बिना पूछे आप चले गए और घूम गए तो कोई चोर पकड़ सकता है। हम साधारण से उदाहरण देते हैं ताकि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकें। स्कूल्स में भी हम सिखाते हैं, घर में भी ये सब चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। फिर है आपका नेग्लेक्टफुल, उपेक्षित, शामिल नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि माँ अपने काम में इतनी बिजी है, पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि बच्चे को हम अपने साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप में लो फील करने लगता है ना, उसका कंट्रोल जाने लगता है, वो अपने आप को अकेला फील करता है और इसमें बहुत सारे उसके मन में विचार गलत आ सकते हैं। तो ऐसा हमारे बच्चे को मौका नहीं देना है। हमें हमेशा इंगेज रखना है बच्चे को, उसकी बातों को सुनना है और हमेशा अपनी दुनिया में नहीं खोना है। पेरेंट्स को या केयर टेकर को बच्चे के साथ हमेशा इंगेज रहना, उसकी हर बात को सुनना है हमको, ठीक है। फैमिली परिवार के साथ हमें रहना ही है, इससे बच्चा सोशलाइज्ड होता है, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं हैं। बच्चों को पीयर ग्रुप के साथ रहना है, खेलने कूदने से बच्चे सोशलाइज्ड होता है, बच्चे उनके साथ नई नई चीज़ें सीखता है और सामाजिकृत होने का सबसे बेस्ट तरीका है फैमिली के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना कूदना। और स्कूल्स में भी, प्री स्कूल्स में भी बच्चों को ऐसा स्ट्रक्चर प्लान करना चाहिए कि ग्रुप प्ले प्लान करे, ग्रुप एक्टिविटी प्लान करे, तो बच्चा सोशलाइज्ड होने लगता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन, क्या आउटकम मिलता है बच्चों का? बच्चे खुश होते हैं जब सोशलाइज्ड होते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, बाहर में सोसाइटी में लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, तो बच्चे सोशलाइज्ड होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सक्षम होने लगते हैं, ठीक है। चिंता और खराब सामाजिक कौशल, एंजाइटी और पुअर सोशल स्किल, इससे बच्चा क्या होता है कि डर बच्चे में कभी कभी पैदा होने लगता है। अगर आप बच्चों को सोशलाइज नहीं करोगे तो बच्चा समाज में जाने से डरने लगेगा, कभी जाएगा ही नहीं, कैसे मिलेगा लोगों से, क्योंकि आपने उसको इंटरेक्ट कराया ही नहीं। तो कराना जरूरी इसीलिए है, ठीक है। फिर है इम्पल्सिव एंड डिफिकल्टी विथ रूल्स, कभी कभी आवेगी और नियम, पहले पढ़ लूँ मैं आपको। आवेगी और नियमों के साथ कठिनाइयाँ, कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे इतने आवेश में आ जाते हैं कि लड़ने लगते हैं, तो हमें उस दौरान बच्चों को समझाना है कि आपको आवेश में नहीं आना है, आपको खेल खेल में भी प्यार से चीज़ों के साथ प्यार से खेलना है, शेयर करना है। आप शेयर करोगे तो उसके प्लस पॉइंट मिलेंगे आपको। आप ऐसा क्लासरूम में प्लान कर सकते हो, घर में प्लान कर सकते हो कि अगर अच्छे से बिहेव करते हो, हेल्पिंग नेचर रहता है, तो आपको उसको बोनस पॉइंट मिलेंगे। और बोनस पॉइंट से आप क्लास के कोई भी एक्टिविटी, आप लीडर बन सकते हो, आप मॉनिटर बन सकते हो क्लास में, आप क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसके जितने अच्छे पॉइंट होंगे उतना अच्छा क्लास में बच्चों को रिवार्ड्स मिलेगा, रिवार्ड्स या कुछ भी, आप स्टार मिलेगा हाथ में या चॉकलेट्स देते हैं, सब तरीका क्लासरूम्स में होता है। ऐसे घर में भी हम प्लान कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से रहते हो, डिसिप्लिन से रहते हो, गुस्सा नहीं करते हो, मम्मा की बात मानते हो, पापा की बात मानते हो, तो आज आपको हम बाहर घुमाने ले जाएंगे, किसी ट्रिप पे ले जाएंगे, स्विमिंग पूल ले जाएंगे। ऐसे करके आप बच्चों को सिखा सकते हो कि आप लड़ो नहीं, झगड़े नहीं। ऐसे करने से आपके कुछ पॉइंट्स कम हो सकते हैं। ऐसे हम प्लान कर सकते हैं चीज़ें, क्लासरूम्स में भी और घर में भी। सोशली विड्रॉ एंड बिहेवियर इशू, सामाजिक रूप से अलग और व्यवहार संबंधी समस्याएं। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों को हम समाज में चार लोगों के सामने डांट देते हैं, क्लासरूम्स में डांटते हैं, तो उनके अंदर ये फीलिंग्स आने लगती हैं कि क्या मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं ऐसा हूँ। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में बच्चों को सब प्यार से समझाना चाहिए और आप अलग से कभी कोने में ले जाके आप प्यार से बुला के प्यार दुलार से बच्चों को समझाओ, ताकि उनके अंदर ये भावना न आए कि मैं कभी ये कर ही नहीं सकता। अगर सामाजिक तरीके से हम बच्चों को कभी डांटते हैं ना, तो ये भावनाएं आती हैं बच्चों के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक था आपका ब्लॉक नंबर 4। ये ब्लॉक नंबर 4 हमारा पूरा ख़त्म होता है, जिसमें कुछ यूनिट्स थी। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से समराइज करके मैंने समझाया है। उम्मीद है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आया है तो कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, मुझे बताना कैसा लग रहा है आपको समझ के, पढ़ के अपने बुक को, क्या लिखा है बुक में, क्या चल रहा है आपकी बुक में। इसको मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है एक डायग्राम के थ्रू, समराइज्ड फॉर्म में, ताकि आप समझ पाओ क्या आपका बुक है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपके किन टॉपिक्स पे आपके जो है प्रश्न आपके जो पेपर है उसमें आने वाले हैं। तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलके बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सके। थैंक यू सो मच।